मैं हूं बदिर जमा और आप देख रहे हैं क्रिक उर्दू। रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको अपडेट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने जो मैच जीता T20 का, जिसमें जनूबी अफ्रीका को बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से शिकस्त दी। लेकिन इस मैच में अगर आप देखें तो मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी के बाद कोई भी मिडल ऑर्डर ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसने रन्स किए हों, और बड़ी ज़बरदस्त फाइट बैक जो है वो की जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों ने। मेरे साथ मौजूद हैं शुएब जट, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं। अक्सर आप इनको जो है बहुत सारी ऐसी स्टोरी में देखते होंगे, जो इनकी स्टोरी होती हैं वो पूरी दुनिया में हिट हो जाती हैं। इनसे बात करेंगे। शुएब, कैसे देखते हैं कल जो मैच हुआ, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान जीता? क्या साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा खेला या फिर पाकिस्तान की रिजवान की बैटिंग को भी आप कैसे देखेंगे? अस्सलाम वालेकुम बरी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा मज़ा आता है क्रिक उर्दू में जब वीडियोस देखते हैं आप लोग की। बिल्कुल कल के मैच की अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान का पूरा शो जो है वो उन्हीं का लग रहा था। आप देखें बैटिंग में उन्होंने पहले स्लो स्टार्ट लिया। लोग उनकी 28 बॉलों की बारी अगर देखें तो उस पर तनकीद कर रहे थे कि बड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन आगे उन्होंने अपना जो है वो सारा चीज़ें जो हैं उसको कंट्रोल कर लिया, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया, सेंचुरी बना दी, एक रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन बन गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी की है। पाकिस्तान में अहमद शहजाद और गालिबन मोहम्मद हफीज़ की भी शायद अहमद शहजाद के बाद जो हैं ये दूसरे बैट्समैन बन गए। ओवरऑल अगर देखें कल ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था। आपके बैट्समैनों ने जो बारी ली वो तो ली, उनके बैट्समैनों ने इसलिए अच्छी बारी ली क्योंकि उनकी बारी आई इवनिंग में, तो उस टाइम ड्यू फैक्टर आ चुका हुआ था। उस टाइम आप जितने भी तगड़े बॉलर लगाते, बॉल इतना भारी हो चुका होता है कि ग्रिप नहीं होती, स्लिप हो रहा होता है बॉल, तो रन्स इससे भी ज़्यादा बन सकते थे। आप समझिए कि अगर 200 रन भी, जैसे वो 3 रन के मार्जिन से पाकिस्तान जीता है, तो इसको भी आप समझिए कि पाकिस्तान ने बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है। अच्छा, क्या समझते हैं पाकिस्तान को अब होशियार हो जाना चाहिए कि समझ लेते हैं कि ये जनूबी अफ्रीका की सी टीम है, तो ऐसा लगा कल जैसे उनकी परफॉर्मेंस थी, सी तो नहीं, मुझे लग रहा है A1 क्लास लग रही थी उनकी। बदी देखें, बिल्कुल सही बात है कि उनके चंद प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि आपके भी मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो टीम का हिस्सा नहीं थे। आप देखें हसनैन जो हैं वो टीम में नहीं थे, हसन अली की फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई है, वो टीम में नहीं थे। और अगर आप देखें तो आपके बाकी बॉलर्स भी जो हैं, नसीम शाह वो बाहर हैं इंजरी की वजह से, शादाब जो हैं वो बड़े सीजनल प्लेयर हैं, वो भी इंजरी की वजह से बाहर हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर उनकी टीम ज़रा हल्की है तो पाकिस्तान की टीम बड़ी तगड़ी टीम थी। पाकिस्तान की टीम में भी इनएक्सपीरियंस लड़के ज़्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा शो पेश किया। और मैं आपको यही बताऊं, जो भी दूसरी बारी लेगा उसको बहुत एडवांटेज होगा अगले 2 मैचेस में भी। क्या समझते हैं यहाँ रिजवान ने बैटिंग की, अगर साथ मोहम्मद हफीज़ होते तो आपको स्कोर बोर्ड पे 200 रन से ज़्यादा स्कोर नज़र आता? बिल्कुल, आपको पता है कि जिस तरह की आइडियल ट्रैक था बैट्समैनों के लिए, तो वहाँ पे जैसे जैसे लेट ऑर्डर के ओवर्स आते, अगर मोहम्मद हफीज़ को बारी मिलती मतलब चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे आके, तो वो आराम से वैल्यूएबल 50 से 55-60 रन जो है वो ऐड कर देते। और देखें T20 क्रिकेट में आप अगर सबके स्कोर कार्ड उठाएंगे, अमूमन जब ओपनर 100 बनाता है तो उन टीमों का स्कोर 200 प्लस जाता है। तो यकीनी तौर पे अगर मोहम्मद हफीज़ नीचे होते, जिस तरह हुसैन तलत जो है वो अनलकी रहे, बाकी बैट्समैन जो है वो नीचे से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, आपके बाबर आजम जो है वो रन आउट हो गए, तो मोहम्मद हफीज़ अगर होते तो रन ज़्यादा बन सकते थे। और इसी तरह अगर बाबर आजम रन आउट ना हुए होते तो शायद स्कोर बोर्ड कुछ ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, आगे 2 मैच हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप हो सकता है, T20 में भी करे। क्या समझते हैं इंग्लैंड से शिकस्त, न्यूजीलैंड से शिकस्त, माजी की शिकस्त हम इन 2 सीरीज़ की कामयाबियों से भूल जाएंगे? देखें, पाकिस्तान कौम का ये अलमिया है, हम जो है वो जल्दी हाइपर हो जाते हैं और बड़ी जल्दी कूल हो जाते हैं। तो इसको अच्छा भी कहा जा सकता है और इसको डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है। एक हार होती है, हम जो है वो बस सारी चीज़ें छुरियाँ और तलवारें लेके निकल आते हैं, बस उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। और वही टीम जब जीतती है वो किसी के भी अगेंस्ट जीते, फिर आप सर पे बिठा लेते हैं। आपको याद होगा कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ फ़खर ज़मान ने जब 200 किया था तो सारे ही उसको प्रेज़ कर रहे थे। प्रेज़ करना बनता भी है, तो ये हमारी नेचर का मामला है। बहरहाल बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर क्रिकेटिंग बात करें तो एक सारी कंडीशंस आपकी फेवर में थी। अगर टेस्ट क्रिकेट की हम बात करें तो आप देखें वहाँ पे उनका तबरेज़ जो है वो इंजर्ड हो गया, उनके कुछ प्लेयर्स जो है वो उनको दस्तयाब नहीं थे। तो इसी तरीके से T20 की भी बात करें तो उनके मेन प्लेयर्स जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहे जहाँ से कांटे का मुकाबला हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि हार जो फ़तह है वो कई खामियों को जो है छुपा देती है। आपने मिसबाह-उल-हक का बयान सुना होगा, वक़ार यूनुस का बयान सुना होगा। वक़ार यूनुस ने बड़े तंज़िया अंदाज़ में कहा कि हार पे हमें बुलाते हो, जीत पे भी बुलवा लो हमें। इसी तरीके से मिसबाह-उल-हक ने कहा कि हमें 3 साल का टेन्योर दिया है, आप पहले जो है ना बुलाना शुरू कर देते हैं, 3 साल हमें पूरा करने दें, फिर हमें बुलाइएगा, फिर हमसे बात कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें बताती हैं कि
पाकिस्तान क्रिकेट में ये अप एंड डाउन चलता रहता है। ये यू टर्न तो पाकिस्तान नहीं ले रहा, क्यों आपने ये खबर दी थी कि मिसबाह उल हक की आखिरी सीरीज़ हो सकती है, तो अब तो ये जीत रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आखिरी सीरीज़ लग नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि मिसबाह अब आगे भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए मामला ये है कि प्लान तो बिल्कुल फ़ाइनल था, वो फ्लावर जो हैं उनकी कमिटमेंट का थोड़ा सा इशू है जिनको इन्होंने रखना था। फ्लावर इनको दस्तियाब नहीं हो रहे, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। बहरहाल ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में तय हो चुकी है कि मिसबाह उल हक को इन्होंने कंटिन्यू नहीं करना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिज़ल्ट कुछ भी आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मुनासिब मौके की तलाश कर रहे हैं। जैसे ही वो मौका इनके हाथ लगेगा, आप देखिएगा मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट में नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, ये 9 खिलाड़ियों को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर मोहम्मद वसीम ने चांस दिया, एक क्रेडिट ले लिया, लेकिन चांस 2 को ही मिला। क्या समझते हैं कि अब इन लड़कों को लोग भूल जाएंगे या फिर बाकायदा तौर पर इनको चांस देना चाहिए? देखें बदी 9 खिलाड़ियों को स्क्वाड में ही शामिल किया जा सकता है, टीम में तो शामिल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि 1-2 लड़कों को और आप मौका दे सकते थे, जो मौका नहीं दिया, अनलकी रहे। अब वक्त जिस तेज़ी से गुजर रहा है, इन लड़कों को फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं। उम्रें बढ़ती जाएंगी तो सारी उम्र उनको रिग्रेट रहेगा कि मैं 600 के आउट करके भी पाकिस्तान नहीं खेल सका, या दूसरा सोचेगा कि मैंने इतने रन्स के अंबार लगा लिए सऊ शकील, लेकिन मैं बाहर बैठा हूँ। तो ये थोड़ा सा अनफेयर होगा कि अगर इनको ना लेके जाएं, लेकिन मेरी अभी तक की इत्तलात जो है वो यही है कि ये लड़के अगले टूर में पाकिस्तान के साथ होंगे। अच्छा, ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या मामला चल रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ को क्यों नहीं, एक दिन का फ़र्क था, क्यों नहीं उनको जो है स्क्वाड में शामिल किया गया? बड़ी बातें हो रही हैं कि शायद ये जो है ना ज़्यादती की गई उनके साथ, और वाकई लगता भी है ज़्यादती की। 400 से ऊपर रन्स करना 2020 में और फिर टीम में ना होना, एक आध मौका तो देना चाहिए था। जब जनूबी अफ्रीका को आप एक दिन के फ़र्क से जो है तो मौका दे देते हैं कि हम प्रैक्टिस करें, तो उसको मिलना चाहिए था चांस एज अ सीनियर प्लेयर। देखें बदी, ये बातें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के कॉरिडोर्स में कि शायद इमरान खान थे जिन्होंने मुलाकात की थी, बेरोज़गार क्रिकेटरों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए एक एक करके उनका पत्ता साफ़ किया जा रहा है। पहले अज़हर अली का साफ़ हो गया, अब मोहम्मद हफीज़। देखें एक दिन नहीं, ये चंद घंटों का मामला था। ये कह रहे थे कि 4 तारीख की सुबह 12 बजे तक आ जाएँ, और मोहम्मद हफीज़ को फ़्लाइट जो मिली थी कोविड की वजह से कुछ फ़्लाइट्स जो है महदूद हो गई हैं अबू धाबी से, तो वो शाम 3-4 बजे आना था। तो ये चंद घंटों का मामला था, लेकिन असल मामला चंद घंटों का नहीं था, फैसले थे। मैंने बताया ना, मोहम्मद हफीज़ से मुतल्लिक जो फैसला हो गया उस पर अमल दरामद हो गया। एक तो इनको फतह मिल रही है होम सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, दूसरा जिससे ये बातचीत कर रहे थे वहाँ उसके साथ मामला फ़ाइनल नहीं हुए, तो इसलिए मिसबाह उल हक का मामला थोड़ा लटक गया। 3 लोग मिले थे, अज़हर अली, मोहम्मद हफीज़ और मिसबाह उल हक। तो जो क्रिकेट कॉरिडोर्स में बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि वहाँ पे आवाज़ उठाने की पादाश में इनको साइड पे किया जा रहा है, लग भी ऐसा रहा है। तो अब क्या समझते हैं कि अब सुपर लीग शुरू होने वाली है, सुपर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ी भी हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट चल पड़ी है, तो क्या समझते हैं कि अब 2021 में आपने बड़ी सीरीज़ खेलनी है, तो इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि मिसबाह को, मुझे लग रहा है कि जो बातें हो रही हैं कि शायद इनको कहा गया है कि आप अगले साल भी आप ही हैं। मुझे तो इस तरह के इशारे नहीं मिल रहे। बहरहाल अभी पाकिस्तान टीम जीत रही है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वैसे भी अजान का टाइम हो रहा है, ठीक है ना, मुस्तकबिल के लिए। बिल्कुल जी, जज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जज साहब ने आज खुल के बातें नहीं की। अक्सर ये खुलकर बातें करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन आज थोड़े से ये बिल्कुल बैक फुट पे थे। मैं चाह रहा था फ्रंट फुट पे आएँ, लेकिन फ्रंट फुट पे खेलना नहीं चाहते। शायद मुझे लग रहा है इनके भी कोई क्रिकेट बोर्ड से कोई मामला तय ना हो चुके हों, क्योंकि जब भी मामला तय हो चुके होते हैं, चाहे वो साबिक क्रिकेटर हों या हमारे लोग हों, तो थोड़ा बैक फुट पर ज़रूर चले जाते हैं। देखते रहिए और हमें अपनी गलतियों की निशानदेही ज़रूर करवाएं, ताकि हम मज़ीद अच्छा से अच्छा कर सकें।